जय हिंद दोस्तों। आज हम अपनी इस ब्रह्मांड की जन्म का संपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है या यह पहले से यही था। चलिए हम इस ब्रह्मांड की जन्म के सफ़र पे चलते हैं। हमारा यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है। इसकी विशालता की कल्पना करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। इसकी विशालता का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे पृथ्वी जिस पे हम निवास करते हैं और हमारा सोलर परिवार, यह इस ब्रह्मांड में एक कण के समान प्रतीत होता है। इस ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन यानी कि 2 खरब गैलेक्सियाँ उपस्थित है और केवल हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे में ही करीब करीब 100 अरब तारे उपस्थित है। तो इस बात से इसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। हमारी इस ब्रह्मांड में कहीं पर अपार रोशनी है तो कहीं पर अपार अंधेरा, कहीं करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो कहीं पर एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस ठंड है, कहीं पर सूर्य से करोड़ों गुना अधिक घनत्व वाले तारे उपस्थित है तो कहीं पे बर्फ से भी ठंडे ग्रहों का बसेरा है। इस ब्रह्मांड में कहीं पे जीवन है तो कहीं समय का भी अस्तित्व नहीं है। जब हम अपनी इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड को वैज्ञानिकों ने अच्छी तरह से समझने के लिए इसे 2 भागों में बांट दिया है और एक भाग का नाम रखा है दृश्य ब्रह्मांड और दूसरे भाग का नाम रखा है अदृश्य ब्रह्मांड। चलिए समझते हैं इसे। इस विराट ब्रह्मांड के विस्तार को मापने के लिए लाइट ईयर यूनिट यानी कि प्रकाश वर्ष के एकम का उपयोग किया जाता है। लाइट ईयर ब्रह्मांड में दूरी मापने के लिए की जाने वाली एक गणना है। जैसे हम अपनी पृथ्वी पर किलोमीटर, माइल्स इत्यादि में दूरी को मापते हैं और सौरमंडल में AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का उपयोग करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में बड़ी दूरी मापने के लिए लाइट ईयर यूनिट का उपयोग किया जाता है। एक लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में प्रकाश 1 सेकेंड में करीब करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। इस हिसाब से पूरे एक वर्षों में प्रकाश करीब करीब 9,500 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और इसी 9,500 अरब किलोमीटर को हम एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। आज हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैल चुका है। यह सवाल उठना जायज़ है कि यह ब्रह्मांड खुद करीब 13.5 अरब साल पुराना है और ब्रह्मांड में कोई भी ठोस वस्तु लाइट की स्पीड से अधिक स्पीड से गति नहीं कर सकती है, तो फिर हमारा ब्रह्मांड इन 13.5 अरब सालों में 93 अरब के घेरे में फैला तो फैला कैसे। दोस्तों, यह बात ऐसा है कि लाइट ईयर की स्पीड का नियम जो है वह ब्रह्मांड पे लागू नहीं होता है। इसीलिए इन 13.5 अरब सालों में ब्रह्मांड करीब करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है और यह तेज़ी से फैल भी रहा है। कल ही हम 13.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर से आई प्रकाश को ही हम देख सकते हैं, वह भी अपने आधुनिक यंत्रों की सहायता से। लेकिन दोस्तों, आज हमारी इन रियल विजिबिलिटी केवल 46 अरब प्रकाश वर्ष है, क्योंकि इनवर्स की ऑब्जेक्ट की लाइट जो आज हमारे पास पहुंची है वह 13.5 अरब प्रकाश वर्ष काट के हम तक पहुंची है। वह वस्तु इस समय और भी दूर जा चुकी होगी। जहां तक कि लाइट को हम देख सकते हैं उसे ही हम दृश्य ब्रह्मांड कहते हैं और इसके बाहर के ब्रह्मांड को अदृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है और इस अदृश्य ब्रह्मांड में क्या है आज तक हमें मालूम नहीं है और आज भी यह एक बहुत बड़ी रहस्य बना हुआ है। चलिए अब हम अपनी ब्रह्मांड की जन्म के हाइपोथेसिस और थ्योरी के बारे में जानते हैं। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है। जब हम किसी विषय वस्तु या तथ्यों को तर्कों के द्वारा सिद्ध कर देते हैं तो उसे ही हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना कहते हैं। ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया या यह किसी
महाविस्फोट से जन्मा है या यह अनंत से यही है। इन सब बातों पे अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार अपनी अपनी थ्योरी और हाइपोथेसिस दी। इन थ्योरियों में और इन सिद्धांतों में सबसे प्रमुख 4 सिद्धांत है जो कुछ ऐसे हैं। पहला स्टेडी स्टेट थ्योरी, दूसरा द बिग बैंग थ्योरी, तीसरा इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी और चौथा ओसिलेटिंग थ्योरी। चलिए हम एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले हम स्टेडी स्टेट थ्योरी को समझते हैं। इस थ्योरी का बेस 13वीं शताब्दी में सिगर ऑफ बारवेंट के द्वारा लिखी गई एक थीसिस जिसका नाम था द इंटरनिटी ऑफ द वर्ल्ड से आई है, जिसके अनुसार दुनिया में कोई भी पहला इंसान नहीं था और न कोई भी पहली प्रजाति थी। इस थीसिस में लिखा था कि यूनिवर्स एटर्नल यानी कि सनातन है, न तो इसका जन्म हुआ है और न कभी ये खत्म होने वाला है। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड का न तो जन्म हुआ है और न ही कभी इसका अंत होगा। यही थीसिस आगे चलकर स्टेडी स्टेट थ्योरी में देखने को मिलती है। इस थ्योरी को सबसे पहले सन 1920 ईस्वी में सर जेम्स जीन्स ने दुनिया के सामने लाया और इससे थ्योरी को असली बूस्ट सन 1948 में मिली, जब फ्रेड होयल, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने इस थ्योरी में कुछ सुधार किया। उन्होंने इस थ्योरी का विचार एक मूवी देखने के पश्चात आई जिसका नाम था डेड ऑफ नाइट। इस मूवी का प्रारंभ और अंत एक ही जैसा हुआ था और इस थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का कभी जन्म ही नहीं हुआ है और न कभी ये खत्म होगा। अगर हम इस थ्योरी को की माने तो हमारा ब्रह्मांड किसी इन्फिनिट बिंदु से नहीं जन्मा है, लेकिन वह हमेशा से ही मौजूद है। इतना ही नहीं, यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में लगातार नए मैटर क्रिएट हो रहे हैं, जिसके साथ यूनिवर्स का डेंसिटी भी मेंटेन हो रही है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड का एक्सपेंशन भी हो रहा है और डेंसिटी भी मेंटेन रह रही है। इस थ्योरी का कहना है कि ब्रह्मांड में लगातार हाइड्रोजन प्रतिपादित हो रही है, जिससे गैलेक्सी और नए स्टार का जन्म अपने आप एम्प्टी स्पेस में हो रहा है। लेकिन यह कैसे संभव है? ऐसा तो थ्योरी यूनिवर्स की उत्पत्ति की संभावना को ही खत्म कर देती है और वो भी बिना किसी जवाब के। इसीलिए इस थ्योरी का बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया गया और यह थ्योरी 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव की खोज होने के पश्चात फेल होने लगी। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बिग बैंग के बाद उसकी बची हुई रेडिएशन मानी जाती है। यह खोज रॉबर्ट विल्सन और पेंजियस ने की थी। एक और उदाहरण ले तो सबसे नज़दीकी कोइजास भी हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि यह अरब साल पहले बनी होगी और आज हमारे आसपास कोई भी कोइजास देखने को नहीं मिलती है। इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड में बदलाव हुआ है। स्टेडी स्टेट थ्योरी के अनुसार नए पदार्थ, नए तारे और नए ग्रहों की उत्पत्ति का सिद्धांत अपने आप खत्म हो जाती है। चलिए अब हम अपनी सबसे मान्य और सबसे प्रसिद्ध थ्योरी द बिग बैंग थ्योरी पर चर्चा करते हैं। सन 1927 ईस्वी में जॉर्ज हेनरी लेमेंतेरे नामक एक बेल्जियम के वैज्ञानिक ने फ्रीडमैन लेमेंतेरे रॉबर्टसन वॉल्कर नाम का एक समीकरण बनाया। लेमेंतेरे की यह मैथमेटिकल थ्योरी आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल रिलेटिविटी पर आधारित है। लेमेंतेरे के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक छोटे से बिंदु परमाणु से हुई है, जो इतना शक्तिशाली था कि जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, जिससे में एक अपार महाविस्फोट हुआ और उससे ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा, जिसके साथ ही ब्रह्मांड के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और यूनिवर्स फैलने लगा। और शुरुआत में लेमेंतेरे के इस सिद्धांत का मजाक उड़ाया गया और इनका मजाक उड़ाने वाले वैज्ञानिकों में सबसे आगे
फ्रीडर होयल थे। इन्होंने इस थ्योरी को लेमेंत्रे का बिग बैंग आइडिया कहकर खूब मजाक उड़ाया। काफ़ी समय तक दुनिया इन्हीं दो ग्रुपों में बटी रहे। जैसे जैसे समय बीतता रहा वैसे वैसे लेमेंत्रे के इस सिद्धांत को सही बताया जाने लगा और धीरे धीरे यह सिद्धांत सबसे अधिक विश्वसनीय थ्योरियों में से एक बन गया। सन 1965 ईस्वी में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने लेमेंत्रे के बिग बैंग थ्योरी को सबसे अधिक मान्य थ्योरी का दर्जा दिलाया और आज के इस आधुनिक युग में लेमेंत्रे के इस बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य थ्योरी माना गया। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज लगभग 13.5 अरब प्रकाश वर्ष पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु, कण एक दूसरे के पास थे। इतने पास कि सब समझ लो कि सब एक ही स्थान पर है। मानो सारा ब्रह्मांड जिसे हम आज देखते हैं वे एक छोटे से बिंदु में मौजूद था और इस वक्त यह बिंदु अपार घनत्व वाला और अत्यंत गर्म रहा होगा। इसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। यह एक इनफाइनाइट डेंसिटी है, यानी कि सब कुछ एक बिंदु में रहा होगा। यह वह स्थिति है जहां भौतिक विज्ञान के कोई भी नियम काम नहीं करते और इस अवस्था में स्पेस और टाइम का भी कोई अस्तित्व नहीं था। उस परिस्थिति में अचानक से किसी अज्ञात कारण से एक महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के इस विस्फोट के समय इतना तापमान रहा होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक के पीछे 32 डिग्री सेंटीग्रेड। महाविस्फोट के 1 सेकेंड से भी कम समय में यह ब्रह्मांड फैल गया और इस समय को प्लैंक टाइम कहते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड फैल गया। इस समय एक माइक्रो सेकेंड के पश्चात तापमान तेजी से गिरा। उस समय सभी वस्तुएं प्लाज्मा अवस्था में रही होगी। तापमान में गिरावट और यह प्लाज्मा अवस्था करीब 3,80,000 सालों तक यूं ही चलती रही। इस 3,80,000 सालों के समय को हम लोग डार्क एज के नाम से या डार्क टाइम के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में कहीं पर कोई भी रोशनी नहीं थी। अगर आप यह सोचते हैं कि बिग बैंग महाविस्फोट हुआ तब प्रचंड मात्रा में रोशनी रही होगी तो यह सही नहीं है। यह जो बिग बैंग हुआ उस समय उसे हम ब्लास्ट कहते हैं और बेशक उस समय टेम्परेचर अपनी चरम सीमा पर था, परंतु फिर भी सब कुछ अंधकार में था, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक ब्रह्मांड में कोई भी अणु नहीं बने थे, इसीलिए लाइट भी नहीं था। और ऐसा लगभग बिग बैंग महाविस्फोट के 3,80,000 वर्षों तक रहा। डार्क टाइम के अंत में ब्रह्मांड की इस प्लाज्मा अवस्था में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनने लगे और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलने से हीलियम के अणु बनने लगे और यही हीलियम आपस में मिलकर और चक्कर में आते ही ब्रह्मांड को अपना पहला तारा दिया। ऐसे कई तारे बनते गए और ब्रह्मांड चमकीला होते गया। इस समय डार्क टाइम खत्म हो गया और बिग बैंग महाविस्फोट के 4 लाख वर्ष पश्चात ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाने लगा। धीरे धीरे बिग बैंग से निकली कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और महाब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, निहारिका, उल्कापिंड और कई सारे पिंडों का निर्माण होते चला गया और करीब करीब 8 अरब सालों तक यह प्रलय और निर्माण का प्रक्रिया यूं ही चलता रहा। इस थ्योरी का भी कई स्थानों पे खूब मजाक उड़ाया गया है और
यह कहकर मजाक उड़ाया गया है कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाया था, इतना सा बड़ा विशाल ब्रह्मांड, यह कैसे संभव है। अगर ऐसा रहा होगा तो यह थ्योरी ही गलत मानी जाएगी। चलिए अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तीसरे प्रमुख थ्योरी पर चर्चा करते हैं। यह थ्योरी बिग बैंग से एक कदम आगे सोचती है। इस थ्योरी को एलन गुथ ने दिया था। दरअसल बिग बैंग थ्योरी जहाँ जाकर ख़त्म होती है वहाँ से इस थ्योरी की शुरुआत होती है। यह थ्योरी मल्टी ईयर्स की बात करती है। इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ऊपर से एक नदी बह रही है और वह विभिन्न चट्टानों से गुजरती हुई नीचे गिर रही है। इस प्रकार इस तरह के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। यह थ्योरी कहती है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म तो बिग बैंग से ही हुआ है, लेकिन हम उस स्पेस में नहीं हैं जिसमें हम जन्मे थे। इस थ्योरी के अनुसार हम लगातार मल्टी ईयर्स में जा रहे हैं। हालांकि इस थ्योरी में कई सवाल पीछे छूट जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड को फैलाने के पीछे कौन सा सिद्धांत या बल कार्य करता है, जबकि इस थ्योरी में फिजिक्स के कई सारे नियम टूटते हैं। जबकि सभी भौतिक शास्त्रियों ने एक बात कही है कि चाहे ब्रह्मांड की शुरुआत की बात हो या इसकी अंत की, फिजिक्स के सभी नियम यूनिवर्सल है। अगर यूनिवर्स के ओरिजिन में किसी भी फिजिक्स का नियम टूटता है तो वह ओरिजिन ही गलत मानी जाएगी। इस थ्योरी से संबंधित कई अन्य थ्योरियाँ भी दी गई है, लेकिन हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे। और अंत में हम चौथे सबसे प्रमुख थ्योरी पे चर्चा करते हैं, जिसे कहा गया है ऑसिलेटिंग थ्योरी। यह थ्योरी बिग बैंग और बिग क्रंच का कॉम्बिनेशन है। ऑसिलेटिंग थ्योरी के अनुसार हमारा यूनिवर्स लगातार सिकुड़ रहा है। हालांकि इसमें डार्क एनर्जी का भी जिक्र किया गया है, वह इसलिए क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जो भी कुछ होता है वह किसी न किसी ऊर्जा से प्रेरित होकर होना चाहिए, और इसी कारण से इसमें डार्क एनर्जी का उल्लेख किया गया है। अब हम इस साइकिल को समझते हैं। इस थ्योरी के अनुसार सबसे पहले बिग बैंग हुआ, उसके बाद ब्रह्मांड का फैलाव होगा और अंत में ग्रेविटी कंट्रैक्शन के कारण सभी ऑब्जेक्ट अपने आप में ही समा जाएंगे, जिसके कारण इसका आकार कम होने लगेगा। और इस तरह यह थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स का आकार भी थर्ड स्टेज में धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर ब्रह्मांड वहीं पहुंच जाएगा जहां से इसका आरंभ हुआ था, यानी कि आखिरी स्टेज बिग क्रंच होगा और फिर बिग बैंग। इस तरह यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहेगी। इस थ्योरी को देखकर हमें हिंदू मैथोलॉजी पुस्तक गीता की याद आती है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और एक दिन इसका विनाश होगा और फिर से इस ब्रह्मांड का एक निर्माण होगा। इस प्रकार हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सिद्धांतों को देखते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बिग बैंग थ्योरी को मानी जाती है, क्योंकि यह सभी तर्कों को सही रूप से प्रमाणित करने में सफल हुई है। जय हिंद, जय भारत।